डियर व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियो पे एक अच्छा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आज की हमारी मोटिवेशन स्टोरी का टाइटल है औरंगजेब की दूनी। औरंगजेब की दूनी आज की हमारी मोटिवेशन स्टोरी का टाइटल है। स्टोरी की थ्योरी की तरफ चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। मुल्ला अहमद जीवन शहनशाह औरंगजेब के उस्ताद थे। औरंगजेब मुल्ला साहब की बहुत इज्जत करता था और मुल्ला साहब भी उसको बहुत बेहतरीन शागिर्द समझते और उस पर फख्र करते थे। जब औरंगजेब शहनशाह आलमगीर का लक़ब इख्तियार करके हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा तो उसने अपने उस्ताद को पैगाम भिजवाया कि चंद दिनों के लिए दिल्ली तशरीफ लाएं और मुझे अपनी खिदमत का मौका दें। मुल्ला अहमद जीवन इस वक्त तो दिल्ली न गए कि उससे इनकी मदरसे के तालिब इल्मों का हर्ज होता था, लेकिन रमज़ान के महीने में जब इनके मदरसे से छुट्टियां होती थी उन्होंने दिल्ली का रुख किया। उस्ताद और शागिर्द की मुलाकात दिल्ली की जामिया मस्जिद में असर की नमाज के वक्त हुई। नमाज के बाद औरंगजेब मुल्ला साहब को अपने साथ शाही किले में ले गया। रमज़ान का सारा महीना औरंगजेब और मुल्ला साहब ने इकट्ठे गुजारा। बादशाह दरबार में भी अपने उस्ताद को साथ ले जाता और रात को तरावी की नमाज के बाद देर तक दोनों में इल्मी गुफ्तगू होती। ईद की नमाज मुल्ला अहमद जीवन ने बादशाह के साथ अदा की और वापसी जाने की इजाज़त चाहिए। बादशाह ने जेब से एक दो आनी निकालकर अपने उस्ताद को पेश की। मुल्ला अहमद ने बड़ी खुशी से अपने शागिर्द के नजराने को कबूल किया और खुदा हाफिज कहकर घर को रवाना हो गया। इसके बाद औरंगजेब दक्कन की लड़ाई में ऐसा मसरूफ हुआ कि उसे 14 बरस तक दिल्ली आना नसीब न हुआ। जब वो दिल्ली वापस आया तो वजीर आजम ने बताया कि मुल्ला अहमद जीवन बहुत बड़ा जिम्मेदार बन चुका है, अगर इजाज़त हो तो उससे लगान वसूल किया जाए। यह सुनकर औरंगजेब हैरान रह गया। सोचने लगा कि एक गरीब उस्ताद इतना बड़ा जिम्मेदार कैसे बन गया, कैसे हो सकता है, ये क्या हुआ। उसने फौरन मुल्ला साहब को एक खत लिखा और मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। मुल्ला अहमद जीवन पहले की तरह फिर रमज़ान के महीने में दिल्ली आए। औरंगजेब ने बड़ी मोहब्बत से उन्हें अपने पास ठहराया। मुल्ला साहब का लिबास इस तरह सादा था, इनकी बातचीत और तौर तरीकों से भी पहले जैसी सादगी जाहिर हो रही थी। इसलिए बादशाह को इनसे बड़ा जिम्मेदार बन जाने के बारे में पूछने का कुछ हौसला न हो सका। लेकिन अभी एक दिन मुल्ला साहब खुद ही कहने लगे, आपने जो दो आनी लेकर गया था वो कोई बहुत ही बरकत वाली थी। मैंने उससे बनोले खरीद कर कपास की काश्त की। खुदा ने इसमें इतनी बरकत दी कि चंद साल के अंदर ही सैकड़ों से लाखों हो गए। औरंगजेब अपनी दी हुई दुआनी की ये तारीफ सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर मुस्कुराकर कहने लगा, अगर इजाजत हो तो इस दुआनी की दास्तान सुनाऊं। मुल्ला साहब ने कहा, जरूर जरूर। औरंगजेब अपने खादम को हुक्म दिया, चांदनी चौक के सेठ तुम चंद को इतला की जाए कि वो सन 1069 के बेई खाते के साथ पेश हो। सेठ उत्तम चंद एक मामूली बुनिया था। उसे औरंगजेब से केस सामने पेश किया गया तो वो डर के मारे कांप रहा था और औरंगजेब ने नरमी से कहा, घबराओ नहीं, आगे आ जाओ और 1069 का खाता खोलकर खर्च की तफसील बयान करो। सेठ उत्तम चंद ने अपना खाता खोला और तारीख वार खर्च की तफसील पढ़कर सुनाने लगा। औरंगजेब और मुल्ला अहमद जीवन खामोशी से सुनते रहे। एक जगह पर आकर सेठ रुक गया। यह खर्च के तौर पर एक दुआनी दर्ज थी, लेकिन इसके सामने लेने वाले का नाम नहीं लिखा था। उत्तम चंद ने खाता बंद कर दिया, एक आह भरी और कहने लगा, हुजूर ये एक दर्द भरी दास्तान है, इजाजत हो तो अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, इजाजत है। उत्तम चंद कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, हुजूर एक रात की बात है कि जोर की घटा घिर के आऊ और मूसलाधार बारिश में बरसने लगा।
میرا مکان نیا نیا تھا، وہ ٹپکنے لگا۔